हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह, पहला ऑप्शन है आपका, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके। बी ऑप्शन है आपका, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके। सी ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी उपयोग कर सके। डी ऑप्शन है, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी उपयोग कर सके। तो इसमें से बताइए कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा बेटा इसमें, कि बच्चा विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी उपयोग कर सके। बच्चे को अपनी भाषा का उपयोग करना आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। पहला, अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। बी ऑप्शन है आपका, कक्षा में कुछ बच्चों के द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। सी ऑप्शन है, कविता याद करवाकर बुलवाना। डी ऑप्शन है, कहानी कहना और बच्चों और उस पर बच्चों की प्रतिक्रियाएं जानना। तो सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए आपको बताना है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। जब हम सुनना और बोलना कौशल का विकास करना चाहेंगे बच्चे का, तो क्या होगा, जब एक बच्चा कहानी कहेगा और बाकी सारे बच्चे कहानी सुनेंगे, तो एक तो बोलेगा, उसके बोलने के कौशल का विकास होगा बच्चों के, है ना। और जो बच्चे कहानी को सुनेंगे उनके सुनने के कौशल का विकास होगा, है ना। फिर कहानी एक बच्चा कहेगा और आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने कितना ध्यान से सुना, जब बच्चे उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। तो कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, तो इससे क्या होगा, बच्चों के सुनने और बोलने के कौशल का विकास होगा। इस काम को कैसे कर सकते हैं, एक टीचर भी कर सकता है। चाहे तो आप बच्चों से ही कहिए कि एक बच्चा कहानी बोलेगा, बाकी सारे सुनेंगे, है ना, और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। या फिर टीचर ही बच्चों को कोई स्टोरी सुना दे, तो उससे क्या होगा, बच्चे सुनेंगे तो सुनने के कौशल का विकास होगा, और फिर उस पर उनकी बच्चों की प्रतिक्रिया जान ले तो उससे क्या होगा, बोलने के कौशल का विकास होगा। तो कहानी कहना और उस पर प्रतिक्रिया जानना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। पहला, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। बी ऑप्शन है, भाषा का व्याकरण सिखाना। सी ऑप्शन है, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। डी ऑप्शन है, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग सिखाना। बच्चा कम से कम अपनी बात को व्यक्त तो कर सके। बच्चे को भाषा का इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि वो अपनी बात को सरलता से दूसरे के सामने रख सके, है ना। तो भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रवण की उपयुक्त विशेषता है। पहला, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। बी ऑप्शन है, वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशगत अर्थ ग्रहण करना। सी ऑप्शन है, शब्दों के लिंग वचन कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना। डी ऑप्शन है आपका, अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। तो श्रवण की उपयुक्त विशेषता क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक के रूप में से निम्न में से एक पर ध्यान देना चाहिए। एक भाषा शिक्षक को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए जब वो बच्चों के भाषा का आकलन कर रहा है। पहला, औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। बी ऑप्शन है, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना और जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। बी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्रित करना और उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। डी ऑप्शन है आपका, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। तो अब आपको प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करना है। तो एक भाषा शिक्षक को, एक लैंग्वेज के टीचर को किस पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है इसमें, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में
विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों और उनके माता पिता के साथ साझा करना। बच्चे का आकलन हमें कैसे करना चाहिए? तो बच्चे का सतत और व्यापक आकलन हमें करना चाहिए। सतत का क्या मतलब है? जो लगातार किया जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे का आकलन हम साल के अंत में ही कर रहे हैं या साल में 2 बार करें, नहीं, हमें बच्चे का सतत आकलन करना चाहिए, है ना। सतत आकलन मतलब लगातार आकलन करना चाहिए। और व्यापक का क्या अर्थ मतलब होता है? सतत और व्यापक में व्यापक आकलन का अर्थ होता है कि सिर्फ बच्चे के एक ही पहलू को नहीं हमें देखना चाहिए, हमें उसके सभी पहलुओं को देखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। वो क्षमता जो हमारे पढ़ने को, है ना, जिससे पठन में दिक्कत होती है बच्चे को। तो अब बताना है कि पठन से संबंधित विकार को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है आपका डिस्फेजिया, तीसरा डिसकैलकुलिया, डी ऑप्शन है आपका डिस्प्रेक्सिया। तो जब पठन से संबंधित कोई दिक्कत होती है, पठन से संबंधित विकार होता है, उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अब डिस्फेजिया क्या होता है? एक आपका भाषा से संबंधित विकार होता है। जब बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है, भाषा से संबंधित विकार को डिस्फेजिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया क्या है? जब बच्चे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो उसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? जब बच्चे को शारीरिक कौशल संबंधी विकार होता है तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जिस बच्चे को होता है, डिस्प्रेक्सिया का विकार, वो बच्चे को हर उस काम को करने में दिक्कत आती है जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ना। हर वो कार्य करने में उसको दिक्कत आती है, जैसे खेल खेलना या फिर गेंद फेंकना, इस तरीके के कार्य करने में, जैसे कूदना, इस तरीके के कामों में उस बच्चे को दिक्कत आती है। तो आप सारे आपको क्लियर हो गए। डिसलेक्सिया आपका पठन से संबंधित है, डिस्फेजिया आपका भाषा से संबंधित विकार है, डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है बच्चे को, और डिस्प्रेक्सिया आपका शारीरिक कौशल संबंधी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह का अभ्यास कर रही है। पहला विस्तृत पठन, दूसरा गहन पठन, तीसरा पहेली पठन, डी ऑप्शन है आपका सहयोगी पठन। तो जब बच्चा समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है जब टीचर, तो वो क्या है? गहन पठन है आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। गहन पठन मतलब इंटेंसिव रीडिंग। और विस्तृत पठन क्या होता है बेटा? जब हम किसी चीज को आनंद के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विस्तृत पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को, पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है, बी ऑप्शन है किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, डी ऑप्शन है कविता और कल्पना परक कहानियां लिखने में मदद करता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? पहला इंद्रियों के माध्यम से अनुभव, बी ऑप्शन है भौतिक अनुक्रिया, सी है वाय, डी ऑप्शन है आपका अंतर्जात। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन का क्या आधार है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के व्याकरण की समझ को, पहला ऑप्शन संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, बी ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो जब भी आपके ऑप्शंस में केवल दिख जाए बेटा तो उसको देखते ही काट देना, है ना। सी ऑप्शन क्या है? केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये भी आपका
गलत हो जाता है। डी ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा का मुख्य भाषा का प्रयोग करती है, बाद में उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने शिक्षार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? पहला संरचनात्मक विधि, दूसरा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, तीसरा व्याकरण अनुवाद विधि, डी ऑप्शन है आपका प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें सुधा क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग कर रही है। मौन पठन का क्या लाभ है? पहला उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, बी ऑप्शन है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, सी ऑप्शन है पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, डी ऑप्शन है एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो मौन पठन में आपका क्या होता है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। मौन पठन में क्या होता है? एकाग्रचित्त होकर जब हम मन में किसी चीज को पढ़ते हैं, है ना, चीजों को ग्रहण करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? मौन पठन। मौन पठन में उच्चारण नहीं होता है, मन में ही हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। मौन पठन में आपके जो नेत्र हैं और जो मस्तिष्क है, ये क्या होता है? सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवता के कारण ऐसा करती है। जब भी किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है तो उसको क्या होता है? डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार है। जब बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है तो उसको डिस्ग्राफिया होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। तो लिखने, पढ़ने, बातचीत या फिर सुनने, तो स्वयं से बातचीत का माध्यम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है कि भाषा से केवल अभिव्यक्ति ही नहीं होती है बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम भी भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचि का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रह किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पहला प्रदत्त कार्य, बी ऑप्शन है आपका समूह कार्य, सी ऑप्शन है आपका परियोजना कार्य, डी ऑप्शन है आपका सहपाठी कार्य। तो इस जब बच्चे ग्रुप में कार्य करते हैं तो इसको परियोजना कार्य कहा जाता है। प्रोजेक्ट वर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।